देखिए, सीआरपीसी में आपका एफआईआर चल रहा था और एफआईआर में 3-4 बातें आपका बची हैं, आज समाप्त किया जाए। यही चैप्टर थोड़ा समय लेगा सीआरपीसी में, यानी कि फिर एक बार हल्का-सा बताया जाए तब आगे बढ़ा जाए भाई इसमें। और एमपीजे में भी आपका क्वेश्चन आया था। एफआईआर से एक क्वेश्चन आपका प्री में बनता है, मेंस में तो बनता ही है। और आपका इस बार केस आया था कि किस केस में कहा गया कि जो सेकेंड एफआईआर होती है वह अवैध होती है। तो ये आपका एक तो ललिता कुमारी का भी केस है और एक आपका सुब्रमण्यम स्वामी का केस है। तो सुब्रमण्यम वाली स्वामी वाला केस नहीं दिया था, ललिता कुमारी वाला दिया था। तो ये भी सतर्क रहना है जो क्वेश्चन बनते हैं, और एक एक छोटी छोटी बातें आपको बताई भी जा रही हैं। देखिए, आपका शुरुआत ये की गई थी कि अगर कोई ऑफेंस होता है तो उसके बारे में दंड विधि को दो प्रकार से गतिशील किया जा सकता है। पहला, उस अपराध की सूचना आप दे सकते हैं थाने के भार साधक अधिकारी को, यानी कि आपका जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है, यानी कि थाना प्रभारी को। और दूसरा तरीका है कि आप न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष कंप्लेंट कर सकते हैं, यानी कि इस्तिगासा या परिवाद। अगर पुलिस को सूचना दी जाती है तो पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, कैसे करेगी, ये चैप्टर 12 से कवर होगा, धारा 154 से लेकर 176 तक। और अगर मजिस्ट्रेट के समक्ष आप इस्तिगासा दायर करते हैं तो ये अध्याय अप्लाई न होकर अध्याय 15 सीआरपीसी का अप्लाई होगा और सेक्शन 200 से लेकर 203 तक जो आगे बताया जाएगा। कंप्लेंट के बारे में आगे बताया जाएगा। अभी पुलिस को ही पहले सूचना। अब ये बताया गया कि सूचना संज्ञेय अपराध से संबंधित होनी चाहिए, सूचना समय की दृष्टि से प्रथम होनी चाहिए। ये भी आपका बताया गया। सूचना सूचना मौखिक भी हो सकती है, लिखित भी। थाने के बाहर साधक अधिकारी को दी जानी चाहिए, उसको लिखा जाएगा, चिक रजिस्टर पर लिखा जाएगा, फिर 3 प्रतियों में लिखा जाएगा, फिर हस्ताक्षर होंगे एफआईआर पर सूचनादाता और थाने का भार साधक अधिकारी का। और एफआईआर का सार जीडी में, यानी कि जनरल डायरी या स्टेशन डायरी में दर्ज होगा। फिर परंतु बताया गया जो 2013 और 2018 में संशोधन हुआ है, एक लाइन में, कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में जो एफआईआर दर्ज होगी, महिला पुलिस अधिकारी लिखेगी या पुलिस महिला अधिकारी लिखेगी। माने ये प्रावधान किया गया है। अब एक और प्रावधान है कि अगर कोई महिला मानसिक या शारीरिक रूप से, चाहे अस्थायी तौर पे या अस्थायी तौर पर निःशक्त है, अयोग्य है, तो उसके घर जाकर या अस्पताल में जाकर एफआईआर दर्ज की जाएगी, लेकिन इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। और एफआईआर दर्ज करते समय ट्रांसलेटर या विशेष प्रबोधक रखा जाएगा जो उसके इशारों को समझ सके। ये सब प्रावधान निर्भया कांड के बाद जोड़े गए और आपका कठुआ कांड के बाद 2018 में संशोधन करके कुछ सेक्शन आपका और जोड़े गए। तो बताया गया है खंड 2 आपका कि एफआईआर की जो सेकंड प्रति होती है वह सूचनादाता को तत्काल एवं निःशुल्क दी जाएगी, यानी कि बाध्यकारी हैं। तीसरा खंड ही हम बता रहे थे, ये भी आपका पूछा जाता है। यहाँ भी सतर्क रहना है कि अगर थाने के भार साधक अधिकारी ने आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की, यानी कि आपने थाना प्रभारी को सूचना दिया और उसने आपकी सूचना को दर्ज करने से इनकार कर दिया, तो आप कहाँ जाकर आवेदन दे सकते हैं, कहाँ जाकर सूचना दे सकते हैं?
तो उस जिले के एसपी को दे सकते हैं या पुलिस अधीक्षक को। अगर पुलिस अधीक्षक को लगता है कि इस सूचना में दम है और ये सूचना संज्ञेय अपराध से संबंधित है, तो पुलिस अधीक्षक क्या क्या कर सकता है, पावर देखिए। स्वयं इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, यानी कि एसपी को पावर है कि स्वयं एफआईआर दर्ज करके और तफ्तीश शुरू कर दे, या उसी थानेदार को आपका निर्देशित कर सकता है कि आप एफआईआर दर्ज करिए और अन्वेषण करिए, या किसी अन्य थानेदार को भी आदेशित निर्देशित कर सकता है। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि जिस थाने का मामला हो उसी थानेदार को ही निर्देशित करे, या आप एफआईआर दर्ज करिए, किसी अन्य थाने को भी एसपी कह सकता है कि आप इस मामले में एफआईआर दर्ज करके और अन्वेषण शुरू करिए। अगर अन्य थानेदार को कहता है तो उसे अन्वेषण अधिकारी की पूरी शक्ति होगी। अब समस्या ये आई कि एसपी को जो ये पावर या पुलिस अधीक्षक को दिया गया है, ये आपका कहाँ दिया गया? हाँ, या तो हाथों हाथ दे सकते हैं भाई, सूचना या डाक द्वारा। ये भी याद रखिए, कैसे देंगे सूचना? या तो जाकर पर्सनल में कर दीजिए, या आप डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। बेरेक्ट स्पष्ट लिखता है ये नहीं है कि नहीं लिखता। अब ये है कि भाई जब भी ये खंड 3 पढ़िए, आपका एक बार पूछा गया है कि अगर थानेदार सूचना दर्ज करने से इनकार करता है तो क्या उपचार है, तो ये 154 के क्लास 3 में उपचार है। आप कहाँ जा सकते हैं? तो एसपी के पास। याद रखिए, पुलिस अधीक्षक। अब पुलिस अधीक्षक को ये शक्ति और आपका कहाँ से प्राप्त होती है, तो इसके लिए एक सेक्शन आपको और पढ़ना पड़ेगा, और वह सेक्शन आपका 36, यानी कि 36 एक सेक्शन पढ़ना पड़ेगा। यानी कि आपका सीआरपीसी की धारा 36 पढ़नी पड़ेगी। देखिए आपका 36 में क्या सिद्धांत है। धारा 36 इस सिद्धांत पर आधारित है कि जो व्यक्ति किसी कार्य को दूसरों से करा सकता है, वह उस कार्य को स्वयं भी करने की क्षमता रखता है। एपीओ में ये क्वेश्चन आ चुका है। 3 धाराएं क्रम से इस सिद्धांत पर रट्टा मारना है, और वह धाराएं आपका है एक तो 36, दूसरा 44 और तीसरा 103। तीनों सिद्धांत याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। फिर एक बार देखिए, जो प्राधिकारी या अथॉरिटी किसी कार्य को दूसरों से करा सकता है, क्या वह उस कार्य को सेल्फ या स्वयं करने की शक्ति रखता है कि नहीं? तो आपका जवाब रहेगा रखता है। ये जो सिद्धांत या प्रिंसिपल है, ये सीआरपीसी के 3 सेक्शन में समाहित है। एक 36 में, दूसरा 44 में और तीसरा 103 में। अब तीनों को एक एक लाइन देखना है धाराओं को, और रट्टा मार कर जाइएगा सिद्धांत को। धारा 36 कहती है कि थाने के भार साधक अधिकारी को, यानी कि थाना प्रभारी को, जो शक्ति उसके थाने की सीमाओं के अंदर उसे प्राप्त है, तो उस एरिया में जितने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी होंगे, बाहरी नहीं बल्कि क्या, उस एरिया के, उस क्षेत्र के, उनको वह शक्ति स्वतः प्राप्त हो जाएगी। यानी कि जो शक्ति थानेदार को, वह शक्ति अपने आप डीवाईएसपी को, एसपी को, उस इलाके के डीआईजी को, आईजी को, और चूंकि पूरे प्रदेश का मालिक डीजीपी है, पुलिस का सर्वे सर्वा, तो डीजीपी को भी प्राप्त होगा। यानी कि थानेदार जो कर सकता है, वह डीवाईएसपी, एसपी इत्यादि उस एरिया के वरिष्ठ अधिकारी स्वतः करने का क्या रखते हैं? प्राधिकार, अथॉरिटी। हम नहीं बता रहे, सेक्शन बता रहे हैं कौन सा,
36, 44 देखिए। भाई मजिस्ट्रेट क्या करता है कि मजिस्ट्रेट गिरफ्तारी का वारंट पुलिस के नाम जारी करता है और पुलिस को आदेशित करता है कि वारंट में वर्णित व्यक्ति को गिरफ्तार करके हमारे समक्ष पेश किया जाए। तो क्या मजिस्ट्रेट ये जो कार्य पुलिस से करा रहा है, क्या वह कार्य वह सेल्फ या स्वयं कर सकता है कि नहीं? यानी कि मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं अरेस्ट करना कर सकता है। और ये किस सेक्शन में प्रावधानित है? तो आपका 44, यानी कि कौन सा सेक्शन है आपका? जो सेक्शन अगर पूछा जाए तो क्या मारेंगे? 44। अब दूसरा तीसरा देखें। भाई मजिस्ट्रेट आपका पुलिस के नाम सर्च वारंट या खोज वारंट या तलाशी वारंट जारी करता है और पुलिस को आदेशित करता है कि वारंट में वर्णित व्यक्ति की तलाश करो या चीजों या स्थानों की तलाश करो। तो क्या मजिस्ट्रेट स्वयं तलाशी कर सकता है कि नहीं? यानी कि जो काम वह पुलिस से करा सकता है, क्या वह स्वयं कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। और किस सेक्शन में? 103, यानी कि मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं तलाशी, सीआरपीसी की धारा 103। एक और क्वेश्चन इस पर 44 के क्लास 2 पर बनता है। जो न्यायालय में सरेंडर किया जाता है, अभियुक्त द्वारा आत्मसमर्पण किया जाता है, वह किस सेक्शन में आता है? तो 44 के खंड 2 में। सीआरपीसी की धारा 44 का खंड 2 पूछ सकता है ये भी। इस प्रकार आपका बता गया ये एफआईआर के बारे में। अब अगला क्वेश्चन आया जाए, एफआईआर का एविडेंशियल वैल्यू, ये ज़्यादा ये पूछा जाता है। देखिए एफआईआर की जहाँ तक एविडेंशियल वैल्यू की बात है, इसको भी अच्छे से तैयार करना है और इसमें भी एक दो टेक्निकल पॉइंट आते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई है तो अब आपको पूरी तरह साक्ष्य अधिनियम में जाना पड़ेगा। और जो लोग साक्ष्य अधिनियम जानते ही नहीं, उनके बस की बात एविडेंशियल वैल्यू जानना नहीं है। क्योंकि ये पूरी तरह कहाँ से एविडेंशियल वैल्यू गवर्न होगी? साक्षिक मूल्य, साक्ष्य अधिनियम, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से। तो पहला नियम ये जानिए कि आपका एफआईआर सब्सटेंसिव या सारवान साक्ष्य है कि संपोषक, यानी कि कार्बोरेटिंग नेचर का है। तो अगर ये दे कि एफआईआर है सारवान साक्ष्य तो न मारिएगा, संपोषक साक्ष्य ये सही है। आपका हेल्पिंग नेचर का है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो एफआईआर होता है, एक संपोषक साक्ष्य होता है, एक कार्बोरेटिंग नेचर का एविडेंस होता है। इसका मतलब समझिए भाई दोनों का। अगर कोई एविडेंस सब्सटेंसिव एविडेंस हो, याद रखिएगा, या सारवान साक्ष्य हो, यानी कि एक बिहारी सब पे भारी, तो जो कहावत है। अभी आपका दो चार लोग फोन भी किए थे, पूछ रहे थे कि कितने लड़के आप यहाँ पढ़ते हैं। तो उनको जवाब दिया गया कि एविडेंस की धारा 134 देख कर आइए। आपको संख्या से मतलब है कि गुरुता से मतलब है। तो पिछली बार यूपीजे में भी आया, एपीओ में भी आया कि ऐसे याद किया जाता है कि गवाहों की, साक्षियों की संख्या नहीं देखी जाती, उनकी गुरुता की जाती है। गवाहों को गिना नहीं जाता, तौला जाता है। तो उसी प्रकार एक बिहारी सब पे भारी, इसका मतलब ये हुआ कि एक गवाह भी किसी मामले में क्या होगा? पर्याप्त होगा। इसका मतलब फिर एक बार बैक होइए। अगर कोई एविडेंस, याद रखिएगा कई जगह ये पूछा जाएगा, अगर सारवान साक्ष्य हो, सब्सटेंसिव एविडेंस हो, इसका मतलब कि केवल उस साक्ष्य के आधार पर
निर्णय दिया जा सकता है और अभियुक्त को सजा दी जा सकती है, भले अन्य कोई साक्ष्य मौजूद न हो। तो कौन कौन ऐसे एविडेंस हैं, अब अगला क्वेश्चन बनता है कि जो सब्सटेंसिव नेचर के हैं, केवल उस साक्ष्य के आधार पर ही अभियुक्त को सजा दी जा सकती है, भले अन्य साक्ष्य मौजूद न हो। तो कम से कम आपका 3 साक्ष्य याद करके जाइएगा, ये सब्सटेंसिव होते हैं। पहला आपका डीडी, डीडी मतलब डाइन डिक्लेरेशन, डाइन डिक्लेरेशन मतलब मृत्युकालिक कथन, मृत्युकालिक कथन का मतलब एविडेंस की धारा 32(1), यानी कि धारा 32 का कौन सा खंड 1। दूसरा आपका कन्फेशन होता है, कन्फेशन मतलब संस्वीकृति, यानी कि जब कोई अभियुक्त न्यायालय में जाकर अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार कर लेता है कि ये अपराध मैंने ही किया, तो अन्य साक्ष्यों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह खुद ही क्या किया है कोर्ट में जाकर स्वीकार। तीसरी बात आपको सतर्क रहनी है, और वह रहनी है आपका एकम्प्लिक्स, यानी कि सह अपराधी, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक लोग आशय के साथ मिलकर किसी अपराध को करते हैं या शामिल होते हैं, तो उन्हें आपस में सह अपराधी कहा जाता है। और सह अपराधी सक्षम साक्षी होगा, और केवल सह अपराधी के साक्ष्य के आधार पर अगर सजा दे दी जाती है, तो वह सजा अवैध नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, वैध। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये जो सेक्शन जाएगा 133 एविडेंस में। दूसरा संपोषक साक्ष्य, अब समझिए। संपोषक का मतलब ये हुआ कि जो अन्य बातों को सपोर्ट करता है, समर्थन करता है कि ये बात क्या होगी, सही होगी। और एफआईआर सारवान साक्ष्य न होकर संपोषक है। इसका मतलब ये हुआ आसान भाषा में कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसी के आधार पर उसे सजा दी जाए। हाँ, अन्य बातों को ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो क्या केवल एफआईआर के आधार पर किसी को सजा दी जा सकती है कि नहीं, नहीं दी जाएगी। लेकिन आपको लेकिन भी अच्छे से पढ़ना है। निम्नलिखित 2 दशाएं ऐसी हैं, यह याद करना अच्छे से। निम्नलिखित 2 कंडीशन ऐसी हैं जहां की एफआईआर आपका सब्सटेंशियल लॉ होता है, सारवान साक्ष्य होता है, और वही दशा आपको याद रखनी है। यानी कि एफआईआर के आधार पर क्या दी जा सकती है, सजा। पहली दशा है कि यदि एफआईआर डीडी में कन्वर्ट हो जाए, मृत्युकालिक कथन में कन्वर्ट हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई हो, एफआईआर दर्ज कराने के बाद वह व्यक्ति मर जाता है और उसने एफआईआर में अपनी मृत्यु के कारण को बताया है या उस संव्यवहार की परिस्थिति को बताया है जिसमें उसकी मृत्यु हुई, तो यह एफआईआर अब कन्वर्ट हो जाएगा मृत्युकालिक कथन में। और ये मृत्युकालिक कथन जैसे ही कन्वर्ट हुआ, ये अब सारवान साक्ष्य माना जाए, क्योंकि अब कन्वर्ट हो गया किस में, डीडी में। और दूसरा, जब एफआईआर में कही गई बातें कोर्ट में प्रूफ कर दिया जाए, तो अब एफआईआर संपोषक न होकर सारवान हो गया। यानी कि जो बातें एफआईआर में है वह साक्ष्य द्वारा कहाँ साबित कर दी गई, न्यायालय में, तब संपोषक नहीं रहा, क्या रहा, सब्सटेंसिव। अगला देखा जाए, आपका एफआईआर सामान्यतः एक संपोषक साक्ष्य है, सारवान साक्ष्य नहीं है। लेकिन ये सही बात है
कि अन्वेषण को गति प्रदान करता है। जो प्राइमा फेसाई इन्वेस्टिगेशन किया जाता है वह एफआईआर के आधार पर ही किया जाता है। इसका साचिक मूल्य आपका निम्नलिखित है। अब वही एविडेंस की धाराएं आपको कोरिलेट करनी है। आइए एक एक करके देखा जाए। पहली धारा हम बता रहे हैं, दो धाराएं पहले देखा जाए, आपका 145 और 147। 157 भाई, दो धाराएं पहले देखना है। देखिए आपका पहली धारा है इन धाराओं से भी लगातार प्री में भी क्वेश्चन बन रहा है। और आपका फिर एक बार अच्छे से समझिए। एविडेंस की पहले हम दो धाराएं उठाते हैं। पहली धारा 145 और दूसरा 157। सेक्शन भी याद रखना है। 145 में आपका कंट्राडिक्शन है, यानी कि खंडन है। और 157 में कार्बोरेशन है, संपोषक है। यानी कि आपका खंडन की धारा के तहत किया जाता है तो 145 में, और संपुष्टि की धारा के तहत आपका 157। यानी कि जो व्यक्ति एफआईआर दर्ज कराया है, अगर वह गवाह के रूप में, विटनेस के रूप में कोर्ट में हाजिर होता है, तो ऐसी दशा में उस एफआईआर का प्रयोग उसके कथन का आपका खंडन करने के लिए एविडेंस की धारा 145 के तहत, और संपुष्टि के लिए यानी कि सपोर्ट के लिए 157 के तहत किया जा सकता है। तो पूर्व कथनों का खंडन 145 और पूर्व कथनों का समर्थन किस धारा में है? 157। ये पहला। दूसरा आइए आपका एफआईआर का प्रयोग आपका कह सकते हैं जो दूसरा किया जाता है एविडेंस में, वह एविडेंस की सेक्शन 8 के तहत किया जाता है। यानी कि धारा 8 में आपका मैंने सब्सिक्वेंट कंडक्ट के बारे में, पश्चातवर्ती आचरण के बारे में। यानी कि जो व्यक्ति एफआईआर दर्ज कराया है, एफआईआर उसका घटना के बाद का आचरण बताता है। तो किस रूप में सुसंगत होगा? पूर्ववर्ती आचरण की पश्चातवर्ती, पश्चातवर्ती। और किस सेक्शन में? एविडेंस के सेक्शन आपका किस में कह सकते हैं कि 8 में। तीसरा पॉइंट आइए, सेक्शन 11 के तहत भी इसका प्रयोग किया जाता है और आप कर सकते हैं। एविडेंस की धारा 11 के तहत देखिए संभावनाएं दिखाई जाती हैं। सेक्शन 11 के तहत आप ये दिखा सकते हैं कि हजूर एफआईआर में जो बातें लिखी गई हैं उससे तो कोई अपराध ही नहीं बनता। यानी कि इस एफआईआर को न माना जाए, क्योंकि एफआईआर में जो बातें लिखी गई हैं इससे किसी अपराध का निर्माण नहीं होता। तो आप संभावना दिखा सकते हैं, अतः एफआईआर का कोई मतलब नहीं है। जब रद्द भी एफआईआर कराने जाएंगे, आगे बताया जाएगा कैंसिल कराना, तो चूंकि दो ही कोर्ट केवल कर सकता है, और वह आपका कर सकता है, एक कोर्ट आपका है हाई कोर्ट और दूसरा सुप्रीम कोर्ट। तो बताया जाएगा आपका अगला जो आपका मृत्युकालिक कथन के रूप में एफआईआर देखना है कि अगर अभी हम बताए भी थे कि अगर एफआईआर करता मर जाए और एफआईआर में उसने
अपने मृत्यु के कारण के बारे में बताया हो या उस व्यवहार की परिस्थिति के बारे में बताया हो जिसमें उसकी मृत्यु हुई है, तो यह किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डीडी में। अब क्या होगा? संपोषक की सारवान। हाँ। अगला एफआईआर एक लोक दस्तावेज है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अगर अतः सामान्यतः कोई भी व्यक्ति इसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकता है। तो भाई पब्लिक डॉक्यूमेंट एविडेंस की किस धारा में है? 75 में। और प्रमाण नहीं, 74। देखिए, दिमाग इधर उधर कल बताया जाए भाई, दिमाग थोड़ा इधर उधर भाग रहा है। इससे अच्छा कि जबरदस्ती नहीं पढ़ाया जा सकता जब सेक्शन गलत हो जा रहे हैं तो। नहीं, कभी काल भाई दिमाग है, तमाम समस्याएं रहती हैं। अब देखिए, पढ़ाते समय एकदम अस्थिर होना चाहिए। अगर एक दो इधर उधर हुआ दिमाग तो आपका धारा ही गलत हो जाएगी, जबकि 74 रट्टा होना चाहिए। तो कल इसको, कल एफआईआर खत्म करके कुछ लिखवा भी जाएगा। कल आईपीसी में आप भाई संश्रय पढ़ कर आइएगा। संश्रय जो है पूरा एक जगह बता दिया जाएगा। उसके बाद अध्याय 8 शुरू होगा। अध्याय जैसे ही 8 हो उसके बाद फिर प्री के लिए उड़ान भरनी है। अध्याय 8 में ही 2 दिन लगेगा।